वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मेटाबोलाइट्स। अब सिंपली अगर हम बात करें कि मेटाबोलाइट्स, पहले तो बात ये डिस्कस करें कि होते क्या हैं। देखिए, सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे माइक्रोबियल सेल है, चाहे फंगल सेल है, चाहे एनिमल सेल है, सभी में क्या होगा, रिएक्शन चलेंगे। कुछ सेल्स के अंदर ही चलेंगे, कुछ सेल्स कुछ एंजाइम्स या कुछ और सिक्रीशन सेल्स के बाहर करेंगे, और सेल्स के बाहर भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। The reactions which are going inside, they are doing with the help of some enzymes. Enzymes do what? Enzymes क्या क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। एंजाइम्स कुछ सिंथेसाइज भी करते हैं, तो वहां पे ब्रेक डाउन भी चलता है और सिंथेसिस भी चलता है। तो ये सब हो क्या रहा है? दिस इज ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस। ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं क्या? कैटाबोलिज्म। और सिंथेसिस कहीं पे चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एनाबोलिज्म। एंड दिस होल इज नोन एज मेटाबोलिज्म। The substances which are produced in this duration, इस ड्यूरेशन में जो सब्सटेंस बनते हैं ब्रेक होने के बाद या कुछ सिंथेसाइज होने के बाद, दे आर बेसिकली नोन एज मेटाबोलाइट्स। उनको क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो अब ये मेटाबोलाइट्स की मैं बात आपको थोड़ा सा डिफाइन करके भी बता देता हूं। दीज आर, व्हाट आर दीज आर मेटाबोलाइट्स आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ये बोलता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। वो मेटाबॉलिज्म मैं आपको बता रहा था कि मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीजें आती है। मेटाबॉलिज्म में इसको भी हम दो पार्ट में दिखा देते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ओके, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। यहां पे कुछ सिंथेसाइज करेंगे ये, और यहां पे कुछ ब्रेकडाउन प्रोसेस चलेंगे। कुछ बनेगा भी और टूटेंगे भी। तो वहां पे मोस्टली एंजाइम्स की हेल्प से ये सारा सिंथेसिस और ब्रेकडाउन चलता है। इस ड्यूरेशन में मेटाबॉलिज्म में जो जिसको कैटलाइज करता है एंजाइम, कैटलाइज का मतलब जो रिएक्शंस हैं वो किस तरह से चलते हैं, उनको कौन स्पीड अप करता है, ब्रेकडाउन करने के लिए भी और सिंथेसिस करने के लिए भी। दे आर डूइंग द वेरियस एंजाइम्स आर देयर एंड दैट अकर नेचुरली इन द सेल्स। नेचुरली वो सेल के अंदर हो रहा होता है। अब इस ड्यूरेशन में ये जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं, ऑल द कंपाउंड्स दे आर अकरिंग हियर, दे आर नोन एज मेटाबोलाइट्स। उनको क्या बोल देते हैं? दे आर नोन एज मेटाबोलाइट्स। ओके, दे आर नोन एज मेटाबोलाइट्स। एंड व्हाट आर दीज मेटाबोलाइट्स? अगर हम बात करें किसी भी सेल की, तो देर आर थाउजेंड ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। देर आर थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, they are occurring within the cells. They can be what? They can be amino acids, they can be amino acids, sugars या फैटी एसिड्स, या और भी अगर हम बात करें, दे आर सिंथेसिस की अगर बात कर रहे हैं हम, तो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं ये, या और कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी हो सकते हैं ये, एक्सेट्रा। अगर ये हम जरा सी बात करें, देयर आर नंबर ऑफ दीज सब्सटेंसेस, द थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अकरिंग देयर इन बिटवीन द सेल्स की अगर हम बात करें। एंड व्हाट दे आर डूइंग, नॉर्मली अगर हम बात करें तो दे आर एक्ट एज ए फ्यूल। ये फ्यूल भी एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज ए डिफेंस, फ्यूल का काम भी कर रहे हैं, डिफेंस का काम भी कर रहे हैं, और भी इस तरह से हमारे सेल्स में ये रोल प्ले कर रहे हैं एज ए डिफेंस, फ्यूल, और सिग्नलिंग का हो गया। एंड इंटरेक्शंस अमंग द अदर कंटेंट्स, interactions among other
सब्सटेंसेस, ये सब जो है वो सारे के सारे मेटाबोलाइट्स हैं। आई होप कि आपको यहां तक पता लग गया होगा। लिविंग सेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेस होते हैं दे आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स एंड दे फॉर्म द थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे बन रहे होते हैं, ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। दैट दोज रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। कैटालिसिस उसका एंजाइम्स की हेल्प से ही होता है। वो सारा का सारा प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिज्म है। और वो मेटाबॉलिज्म भी दो तरह से है, ब्रेक डाउन और सिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। और ये जो सब मॉलिक्यूल्स वहां पे मिलते हैं हमें, दे आर नोन एज, ये जो इंटरमीडिएट से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, विच एक्ट एज ए सोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स। वो इंटरमीडिएट जो है वो सोर्सेज की तरह रोल प्ले करते हैं दूसरे किसी मॉलिक्यूल के बनने के लिए, तो उनको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। एंड मेटाबोलाइट्स क्या है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहां बता रहा था। अभी इसकी हम और भी टाइप की बात करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी इसमें आएगी। जैसे अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, प्रोटीन्स हैं। इसके साथ मैं आपको बता रहा था कि यही एक्ट क्या क्या करते हैं। इनमें से कुछ फ्यूल का काम करते हैं, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, या डिफेंस, हमें डिफेंस मैकेनिज्म भी देती हैं। तो कुछ प्रोटीन जो है वो डिफेंस का काम करते हैं, या कुछ सेल्स भी डिफेंस का काम करते हैं। सिग्नलिंग के लिए एक सेल से दूसरे सेल तक जो मैसेज का सिग्नल है वो किस तरह से जा पाता है, दे आर आल्सो हेल्पिंग दैट। इंटरेक्शंस अमंग अदर जो सब्सटेंसेस है उनके साथ किस तरह से इंटरेक्शंस करने, ये भी हमें हेल्प करते हैं। और इसके बाद हम इन मेटाबोलाइट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड नंबर टू इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दो पार्ट में हम इनको कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब हम बात डिस्कस करते हैं कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या है। दीज आर द थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दीज आर थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स are produced during the growth process जिसमें अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें या और भी प्रोसेस कोई भी, इस तरह से हम डिस्कशन कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस वहां पे चल रहे होते हैं, इन प्रोसेसेस के ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एज वेल एज रेस्पिरेशन एज वेल एज दे आल्सो रिप्रोड्यूसेस, सेल्स में किस तरह से ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। एंड दे प्रोड्यूस सम सब्सटेंसेस, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं। उनमें अगर हम बात करते हैं, जैसे शुगर्स की बात करते हैं, शुगर्स में अगर बात करें जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यहाँ प्लांट्स की भी बात की जा सकती है, तो राइबो शुगर, और उसके अलावा अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स की, फैटी एसिड्स की, ग्लिसरॉल्स की, या फिर कुछ और भी प्यूरिन्स हैं, pyrimidines हैं, एक्सेट्रा। The number of molecules are there, number of enzymes are there, they may be produced. These all metabolites are known as primary metabolites. इनको क्या बोल देते हैं? They are known as primary metabolites. They are known as primary metabolites. I hope कि ये क्लियर लग गया पता आपको। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट के बाद किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ये एक मैं आपको जरा सा चार्ट भी बना के यहां पे दिखा देता हूं। अब हम देखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम जो एनालाइज करेंगे, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, प्लांट सेल्स एंड फंगल सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स। अगर इनको एनालाइज करते हैं तो दे प्रोड्यूस द 1000 टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स।
which are known as secondary metabolites. And what are these metabolites? These are alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, एंटीबायोटिक्स या कलर पिगमेंट्स हैं या सेंट्स हैं. कलर पिगमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा. कुछ स्पाइसेस हैं, गम है या इस तरह से और भी. द एग्जैक्ट रोल इज फिजियोलॉजिकल रोल इज नॉट नोन हियर. एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल रोल is not known for these cells या plants itself. जो इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे plants they are producing them, they have no use, means इनके लिए इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, but they have beneficial, they are better for the human welfare, they are better for the ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत बेटर है. दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर बेटर फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज्यादा अच्छे हैं, हेल्पफुल है. इटसेल्फ थोड़ा बहुत रोल तो इनके लिए रहेगा, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए तो रहेंगे, बट जो मैक्सिमम इनका यहाँ पे जो स्टोरेज है, जो प्रोडक्शन है, दैट इज बेटर फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. हमारे वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा बेटर है. जैसे हम फिजियोलॉजिकल रोल की बात कर रहे थे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, तो दे हैव देयर आइडेंटिफाइएबल फिजियोलॉजिकल रोल्स. इनके तो आइडेंटिफाइएबल फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं. अगर वो कहीं पे डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, कहीं प्रोटीन सिंथेसाइज का काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं तो वो दैट इज डिफाइंड रोल. दे हैव आइडेंटिफाइएबल रोल, दे हैव आइडेंटिफाइएबल रोल. फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, बट उस तरह से आइडेंटिफाइएबल रोल नहीं है, बट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. देयर स्टोरेज जो है वो दैट विल प्रोड्यूस द बेनिफिट फॉर ह्यूमन काइंड्स. ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये बेटर है. जो ये प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे थे, दीज आर नोन एज, ऑल आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हम देख रहे थे, इनका जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स है, इनमें कोई स्पेसिफिक रोल इनके हैं नहीं. दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रोल इन द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, बट ये हमें पता लग गया कि दे आर बेटर फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज बेटर फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. एंड एडिशनली जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, दे हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी इसकी है. इकोलॉजिकल importance, they have ecological importance. Ecological importance, they provide the ecological importance. What are their products, what are these products, and what are their specific roles भी साथ में है. मैंने एक हल्का सा चार्ट जैसा बना रखा है, इस पे हम देख लेते हैं एक बार इस पे. और ये इसीलिए मैंने स्पेशली आपको बनाया, आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो दे ही रखा है, बट कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताना चाहता हूं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इनसे पहले अगर कुछ बात डिस्कस कर रहा था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के नाम और ये जो चीजें थी वो आपके दिमाग में होनी चाहिए. यही चीजें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आती हैं और ये चीजें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आती हैं. और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के स्पेसिफिक रोल क्या है और कौन कौन किसके लिए रोल प्ले करता है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर और आपको किस तरह से लर्न करना है ये भी देखना है. जैसे दे आर प्रोड्यूसिंग द पिगमेंट्स, ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे कुछ हम बात कर रहे थे पिगमेंट्स. पिगमेंट्स में आते हैं कैरोटिनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन. ये प्लांट्स में अदर देन द क्लोरोफिल होते हैं. क्लोरोफिल ए है, बी है और भी है. There are more than 100 to 100 types of carotenoids and anthocyanins are found there, which produce the color like अगर ऑरेंज ये जो गाजर का कलर है वो कैरोटीन्स की वजह से है. इस तरह के जितने भी कलर प्लांट्स में होंगे वो they are provided by the carotenoids and anthocyanins, and they also have their medical uses, means medically we use
इनके हैं, जैसे विटामिन ए है तो वहां पे इसका सिंथेसिस का इसका रोल रहता है। उसके अलावा हम बात करें, आपने ये याद रखना है पिगमेंट, बाद में एक बार बताता हूं कि किस तरह याद करोगे। एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स में क्या आएंगे, मॉर्फिन्स आएंगी, कोडीन्स आएंगी, और भी चीजें आएंगी, और ये मोस्टली ओपीएम के प्रोडक्ट्स हैं। मॉर्फिन जो है वो, मॉर्फिन इज ए मेडिसिन ड्रग, एल्केलॉइड हैवट एज ए ड्रग भी यूज की जाती है फॉर पेन किलर। पेन किलर की मतलब जो स्वेयर पेन्स होती हैं, जैसे ऑपरेशंस या इस तरह के जो हमारी बॉडी के साथ किए जाते हैं, उन पे उनके टाइम पे ये मॉर्फिन्स दी जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। कोडीन्स हैं, तो कोडीन्स आर कफ रिलैक्सेंट। कफ रिलैक्सेंट्स अगर आपने सुना होगा कहीं, कोडीन डली होती है या ग्लाइकोडीन या इस तरह से नाम लिखे होते हैं कफ सिरप्स के, तो सिरप्स में डाली जाती है। ये रिलैक्सेंट है ये हमारे लंग्स के लिए, ये भी बेनिफिशियल है। टर्पीन्स या टर्पिनोइड्स, टर्पिनोइड्स क्या है, मोनोटर्पीन्स भी है, डाइटर्पीन्स भी है। इनमें क्या है, कार्बन 10 और हाइड्रोजन 16, और इसमें कार्बन का नंबर 20 और हाइड्रोजन 32, इस तरह से ये नंबर रहते हैं। बेसिकली दे आर अ फ्रेग्रेंस, they are producing the different aromatic fragrances in the plants, leaves, fruits as well as other parts, and they act as a repellent as well as attractant। बड़े सारे insects को attract भी करते हैं और बड़े सारे insect इन पे feed नहीं कर पाते because of these fragrances। तो ये जो मोनोडाइटर्पीन्स है इस तरह से हेल्प करते हैं और मेडिसिनल यूज भी इनके रहते हैं। बट इतना भी आप याद रखो, क्योंकि आपको जब पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं क्रॉस मैच में पूछ लेंगे आपको कि कौन चीज क्या है, उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास है, विच इज वेरी इसेंशियल। लेमन ग्रास ऑयल वेरी इसेंशियल फॉर द यूज, मेडिसिनल यूज है इसके। टॉक्सिन्स में एवरिन है, रिसिन है, दीज आर टॉक्सिन्स, दे आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द, अगर हम बात करें जैसे ये एक प्लांट है सिंपल, पी रोजा इस तरह का एक प्लांट है, और रिसीन जो है वो कैस्टर से निकलता है। दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दे आर आल्सो यूज्ड अगेंस्ट द टू प्रिपेयर द ड्रग्स अगेंस्ट द कैंसर। कैंसर के लिए ड्रग्स प्रिपेयर करने में भी इनका यूज किया जाता है। और लैक्टिन्स क्या है, लैक्टिन्स है कॉनकैन वेलिन ए, दे आर आल्सो यूज्ड एज प्रिपेयरिंग द ड्रग्स, एंटी इंफ्लेमेटरी और इस तरह की ड्रग्स प्रिपेयर की जाती है। ड्रग्स इटसेल्फ जो ड्रग्स हैं वो है विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, ये भी ड्रग्स हैं। करक्यूमिन अगर हम बात करें तो हल्दी आपने सुना होगा, करक्यूमा लोंगा वो है, और ये एक विनब्लास्टिन, दे एक्ट एज ए ड्रग्स। ये भी एंटी कैंसरस और एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स, इस तरह से बड़े सारे काम के लिए यूज किया जाता है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में अगर बात करें, रबर है, गम है या सेलुलोज है, ये सब पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है। नंबर ऑफ मोनोमर ज्वाइन करते हैं तो दे विल फॉर्म द दीज सब्सटेंसेस। रबर का अपना यूज है, गम का अपना यूज है हमारे लिए ही, और सेलुलोज का वो एज ए फूड और इस तरह से यूज होता है एज ए फोडर, ठीक है। अब हम देखेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकली लिविंग सेल्स के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके साइज लार्ज हैं, बड़े हैं, दे आर नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो लिविंग सेल्स के अंदर हैं तो दे आर नोन एज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास क्या है, we have some molecules which are found in the cells. How we can say that these are micromolecules and these are macromolecules? हमने इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी दो कैटेगराइज में डिवाइड किया। एक हम बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और दूसरे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स।
लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स। हमने क्या किया, वी हैव ए एसिड सोलुबल पूल। एसिड में हमने कुछ कंटेंट्स जो है वो सभी सब्सटेंसेस के घोल लिए, एक सूप सा स्लरी सी बना ली है। उसमें हम साइज देखेंगे और मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। द मॉलिक्यूल्स विच हैव द साइज और द मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम, जिनका साइज और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इतना रेंज करता है, रेंजिंग फ्रॉम द 18 to 800 डाल्टन। ओके, जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है इतना मॉलिक्यूलर वेट रहता है, दे आर कंसिडर्ड एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर? और लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन। क्लियर? वो सभी के सभी बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और ये जो हमने एक घोल बनाया था जिसमें एसिड में सब घुल गए, सिंपली एसिड में डिसॉल्व हो गए, घुल गए। वो जो स्लरी सी बनी उनमें उनके साइज जो थे, उनकी रेंज क्या थी, यहां से लेके इतने साइज तक की रेंज है, और लेस देन 1000 डाल्टन की रेंज है। दे ऑल आर कंसिडर्ड एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। इनमें हम एग्जांपल्स की अगर बात करें, ये ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, इस तरह से, और भी कोई अगर हमारे अदर मॉलिक्यूल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं या ग्लिसरॉल्स हैं, या फिर एडेनिन है, ग्वानिन है, ये भी कोई भी इस तरह से, these all are micro molecules etc कर सकते हैं। another insoluble fraction, ये जो हमने घोल बनाया जो नहीं घुले, जो एसिड में कुछ सब्सटेंसेस हैं which are not dissolved insoluble, acid insoluble pool, they contains some organic compounds, they contain some organic compounds, they are 4। ये जो है ये 4 कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉट डिसॉल्व्ड। जो हमारा इनसोल्यूबल रह गया, जो घुले नहीं, उस फ्रैक्शन को अलग से हमने फिल्टर किया, और फिल्टर करके तो हमें ये मिल गया सोल्यूबल में, ये सब सोल्यूबल में फिल्टर होके नीचे आ गए सारे। और जो ऊपर रह गए, जो रह गए रिटेंटेड रह गए, मतलब जो बच गए, दे आर इनसोल्यूबल। वो इनसोल्यूबल थे, उनमें हमारे पास 4 कंपाउंड्स थे। देयर वर सम 4 कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। 1 2 3 एंड 4। दे आर रिमेन्ड विद इन द इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। वो जो नहीं घुले थे उनमें वो बच गए। क्लियर? अब इनके साइज सभी के बड़े हैं, बिकॉज प्रोटीन्स आर द मोनोमर्स, पॉलीमर्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स किसके पॉलीमर्स हैं? अमीनो एसिड्स के। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। नंबर ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं, दे विल फॉर्म द प्रोटीन्स। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, एक्सेट्रा। ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, देयर मोनोमर्स आर, मींस ये भी पॉलीमर किसके हैं? दे आर द पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। और भी हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड है, ये भी पॉलीमर्स है किसके? दे आर पॉलीमर्स ऑफ ये न्यूक्लियोटाइड्स। बट लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। ये तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है।
the size of lipid is less than 800 Dalton, or the molecular weight of lipid is less than 800 Dalton, मीन्स वो 1000 से कम ही है, 1000 से तो कम है, 800 से भी कम है। तो ये क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये होना चाहिए था माइक्रोमोलिक्यूल्स। बट इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों लेके आए? होता क्या है, बिकॉज दे आर लाइंग वेयर, दे आर लाइंग विद इन द सेल मेम्ब्रेन्स, organelle membrane of the organelles. When the cells membranes are crushed in the mortar vessel, मोटर पेसल में उसको जब क्रश किया जाता है, तो क्रश करने के बाद इनकी मेम्ब्रेन्स में सारी लिपिड्स कहाँ होती है? मेम्ब्रेन्स में। फैट्स कहाँ होती है? मेम्ब्रेन्स में। चाहे वो सेल मेम्ब्रेन में हो, चाहे वो मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्जी बॉडी हो, मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हो, किसी में भी हो, क्लोरोप्लास्ट हो, तो उनके साथ वो मिलके आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स, एंड दे रिमेन विद इन दीज वेसिकल्स। ये जो वेसिकल्स हैं वो कहाँ पे रह जाती हैं? दे विल बी रिमेन्ड इन insoluble fraction of acid। जो घोल बनाते हैं एसिड का, एसिड में इससे पहले एक टॉपिक मैंने आपको कराया था, उसमें मैंने लिखा था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की अगर हमने बात करी थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो डिसॉल्व हो जाते थे वो सब के सब क्या थे? हम उसको क्या करते थे? फिल्टर कर लेते थे, मतलब उसको फिल्टर कर लेते थे, और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो अलग रह जाता था, जो नहीं घुलता था। तो ये क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन्स में ये लाई करती है जहां जहां, व्हेन दे आर क्रश्ड, इनको जब क्रश कर देते हैं, बट होता क्या है कि दे विल बी रिमेन्ड, दे आर नॉट सोलुबल इन द दीज एसिड्स। तो ये फैट, ये जो लिपिड है, दे आर नॉट सोलुबल, दे विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, एंड दीज वेसिकल्स आर रिमेन्ड विद द रिटेंटेड। वो जब हम इसको फिल्टर करते हैं तो ऊपर ही रह जाते हैं, ये ऊपर रह जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। बेसिकली दे आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये इनसॉल्युबल होने की वजह से, मतलब दे आर नॉट सोल्यूबल और दे रिमेन्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में होने की वजह से दे रिमेन्ड एज ए रिटेंटेड, मतलब वो फिल्टर नहीं होके जाते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में रहने की वजह से ऊपर रह जाते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स। दे आर नॉट बेसिकली स्ट्रिक्टली दे आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्ट्रिक्टली दे आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। और सिर्फ ये फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, ना ही ये डिसॉल्व हो, सोल्युबल होने की वजह से, इनसॉल्युबल होने की वजह से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। स्ट्रक्चरली साइज इनका नेचुरली कम होता है, तो ये माइक्रोमोलिक्यूल्स तभी माइक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में आते हैं। और फिल्टर नहीं होने की वजह जो है वो मैं आपको बता दिया मैंने कि कहाँ इनके स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं कि वो वेसिकल्स की फॉर्म लेते हैं। जब क्रश अप होते हैं तो मेम्ब्रेन्स के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उन्हीं में ये रह जाते हैं, डिसॉल्व तो होते नहीं है। तो उनमें रहने की वजह से जो वेसिकल्स बनती है, दे रिमेन्ड आउटसाइड, वो बाहर रह जाती है। अदरवाइज स्ट्रिक्टली दे आर कंसिडर्ड एज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बट हम इनको कंसिडर इस तरह से करते हैं क्योंकि इनसॉल्युबल होने की वजह से ये मैक्रोमोलिक्यूल में कंसिडर हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं वो मैंने बता दिया। आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा कि इसको क्यों ले लिया जाता है उस तरह से मैक्रोमोलिक्यूल्स में, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में, इसीलिए इनको कंसिडर करते हैं। अदरवाइज दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज देयर मोलिकुलर वेट इज लेस देन द 800 डाल्टन। तो 1000 से जो कम होते हैं और
वो साइज मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन होते हैं विच हैव ग्रेट साइज और मोर साइज देन द 1000 डाल्टन्स, दे आर नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। उनको मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं जिनका साइज जो है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। दैट मे बी 10,000, दैट मे बी एनी साइज उसका हो सकता है। दे आर कंसिडर्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। ना तो इनमें कोई ऐसी पॉलीमराइजेशंस होती हैं, ना ही इनका साइज बड़ा होता है। ये सिर्फ इंसॉल्युबल होने की वजह से इस तरह से ये रह जाते हैं एज रिटेंटेड। सो दे आर कंसिडर्ड अमंग द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा पता। और ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात थी, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।